अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोन्स। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन द फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉर्टिकल हार्मोन्स एंड इन द सेकंड वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मेड्यूलरी हार्मोन्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ कॉर्टिकल हार्मोन्स। अच्छा, हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर पोर्शन में, जैसे मैं आपको अगर इस वीडियो में दिखाऊं तो दिस वन, हमारी किडनी के टॉप पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। इनको एड्रीनल इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। इसकी 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास। सबसे आउटर लेयर जो ग्रीन में शो की गई है वो है कैप्सूल, देन हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर जो पिंक में शो किया गया है इसको हम कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। So in this video we will study about the hormones of the cortex, that are cortical hormones, and in the next video we will study about the hormones released from the medullary portion of the adrenal gland. So adrenal gland के बारे में अगर हम देखें, so it is present on the superior pole of the kidney. इसको हम suprarenal glands भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ जो हमारे पास होता है कॉर्टिकल हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स। अब इसकी जो लेयर्स हैं अगर उसको हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, देन हमारे पास दरमियान में जो सबसे थिक लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलाटा, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब जो हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ये एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, और ये 15% ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास मिडिल लेयर जो कि 75% होती है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है। मैंने आपको बताया 3 टाइप्स होती हैं इसकी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करी है जो कि एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, तो ये हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो गया। ये दोनों हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। और इसमें क्या क्या रिलीज होता है? एड्रीनल एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये भी हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस को रिलीज करता है। ये था हमारे पास लेयर्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब हम स्टडी करते हैं अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स बनते कैसे हैं। अब हार्मोन्स इस तरह बनते हैं, हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन होता है बाय कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450, और हमारे पास बनाता है प्रेग्निनोलोन। प्रेग्निनोलोन जो होता है ये हमारे पास आगे जाके सारे एड्रीनल स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें एल्डोस्टेरोन आता है, जिसमें हमारे पास बाकी सारे कॉर्टिकल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन्स आते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जितने भी हैं वो आगे यहाँ से बन रहे होते हैं। इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास तमाम स्टेरॉइड हार्मोन्स बना रहा होता है। इस स्टेप के अंदर एंजाइम तो हमारा कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज है, लेकिन ACTH चाहिए होता है हमें इस स्टेप को कंटिन्यू करने के लिए। और ये क्या करता है, ACTH ये जाके कॉर्टिसोल और एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट कर देता है, और ये आके यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाते हैं और कन्वर्जन कराते हैं कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्निनोलोन में, और वो फिर आगे जाके डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। ये हमारे पास बायोसिंथेसिस होती है ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है, ठीक है, बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है बाय CRH। जब इसको सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को तो वो ACTH रिलीज करता है, और ACTH चला जाता है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। वो चला जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास और उसको जाके कहता है कि अब यहाँ से कॉर्टिसोल्स सिक्रीट करो। और जब कॉर्टिसोल सिक्रीट होते हैं वो अपना मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, और वो वापस जाके हाइपोथैलेमस को दोबारा से इनएक्टिवेट कर देता है कि अब तुम अपना सिग्नल स्टॉप कर दो, हमें और स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं चाहिए। अब जब कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, एक तो वो ब्लड शुगर इंक्रीज कर देगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, पेन सेंसिटिविटी कम कर देगा, BP इंक्रीज कर देगा, और मेमोरी अटेंशन को तेज कर देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप बॉडी में, जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हो तो हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, हमें हाई ब्लड प्रेशर चाहिए उस टाइम पे, हमें अपनी ब्लड शुगर लेवल हाई चाहिए, हमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए, हमें उस वक्त कोई पेन या उस तरह की चीज़ नहीं चाहिए, तो पेन और इम्यून सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एंड्रोजेंस आ जाते हैं फंक्शन के लिए।
अब एंड्रोजीन्स क्या करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स के पास जाके उनकी एक्टिविटी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। मसल का मैस इंक्रीज़ कर देते हैं, स्किन में फेशियल हेयर बॉडी मतलब बॉडी हेयर की ग्रोथ ज़्यादा कर देते हैं, बोन की डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो किस तरह उनकी प्रोडक्शन हो रही है। अब हम स्टडी करने वाले हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन को इन डिटेल। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास एपिथेलियल सेल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं। ये डिस्टल कन्वोलेटेड और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह। इसमें अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है दरमियान में, यहाँ पे यूरिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि यूरिन के अंदर से मतलब जो चीज़ बॉडी से एक्सक्रीट होनी है उस वेस्ट में से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है, सोडियम को रिटेन करा लेता है और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये काम है हमारे पास एल्डोस्टेरोन का। इट मीन्स कि एल्डोस्टेरोन सोडियम को कंजर्व कराता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है इनटू द यूरिन, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर। ये होता ही है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत थोड़ा सोडियम पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, जब बहुत कम सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये स्टिमुलस देगा जिसकी वजह से ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टिमुलस किसको देगा, जाके हाइपोथैलेमस को। उसको कहेगा दो तरह के मैकेनिज्म स्टार्ट कर दो। एक तो बॉडी में थर्स्ट प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो ताकि ज़्यादा पानी पिए हम, और दूसरा ये कि परमेबिलिटी इंक्रीज करा दो जाके नेफ्रॉन्स की, ताकि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, हीमोस्टेसिस दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। हमारी बॉडी में अगर सोडियम कम है इट मीन्स वाटर भी कम है, क्योंकि जिधर जिधर सोडियम मूव करता है वाटर भी उधर उधर मूव करता है। अगर सोडियम कम है तो हमने सोडियम को रिटेन करना है, मतलब कि हमने वाटर को भी रिटेन करना है। उसका तरीका ये है कि या तो हम थर्स्ट मैकेनिज्म स्टार्ट कर दें ताकि वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सेकेंडली ये कि हम परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर दें ताकि किडनीज़ के अंदर से वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। अब जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, ये इसमें दो तरह की डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, या तो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाती है या हाइपर हो जाती है। हाइपो में क्या है कि एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराना और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराना। तो अगर एल्डोस्टेरोन एब्सेंट है तो क्या होगा कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगी, क्योंकि अब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एल्डोस्टेरोन कम है। और जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बहुत सी इंपॉर्टेंट और चीज़ें, क्लोराइड, एनाइंस, वाटर, वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो सारा का सारा सोडियम चला जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। जब सोडियम वेस्ट में जाएगा इट मीन्स वाटर भी साथ ही वेस्ट में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ये सब चीज़ें जब बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएंगी तो डायरिया की कंडीशन हो जाएगी। एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है, एक्सेस सॉल्ट्स का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और बॉडी क्या हो जाती है, लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम बॉडी। अच्छा, ये जो है इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो है बॉडी का पोटेशियम लेवल, एंजियोटेंसिन 2, सोडियम और ACTH। ये मिल के क्या कराते हैं, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को हाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को और वाटर को। वो किस तरह, यहाँ से आप ग्राफ स्टार्ट करें। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, अगर वाटर कम है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस केस में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं किडनी के, वो स्टार्ट कर देते हैं रेनिन की प्रोडक्शन। जब रेनिन प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजिन को जो कि लिवर से आ रहा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय एस। एस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये लंग्स से आ रहा होता है। ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को 2 में। वो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, कभी कभी तो वो एंजियोटेंसिन 3 बना देता है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
एंजियोटेंसिन 2 जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, वो जाके क्या करता है, हमारे पास जितने भी कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन करके हार्मोन्स बनाता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जाके हमारे पास एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा। जब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और क्या होगा जी, हमारे पास आर्टीरियोल्स की दोबारा से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इस तरह आपने देखा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू हमारे पास हम लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर को किस तरह हमने हाई ब्लड वॉल्यूम और हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारे पास हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। अब देखते हैं अगर बॉडी में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए तो क्या होगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लॉस ऑफ पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा आ गया ना, तो उसने सारा सोडियम रख लिया और सारा पोटेशियम एक्सक्रीट कर दिया। तो अगर सोडियम ज़्यादा आ गया बॉडी में तो वाटर भी ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जब बीपी हाई होगा ज़्यादा टाइम के लिए तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसको हम कौन सिंड्रोम भी कहते हैं और इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास होती है यूनिलेटरल भी होती है और बायलेटरल भी होती है। यूनिलेटरल क्या करती है, वो जाके एल्डोस्टेरोनोमा, एड्रीनल कार्सिनोमा और यूनिलेटरल हाइपरप्लेजिया कॉज करती है, जबकि बायलेटरल जो है वो बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज कर देती है। और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किस केस में होती है, जब बॉडी की फ्लूइड्स बहुत कम हो जाएं या शॉक, हार्ट फेलियर और लिवर डिजीज़ का केस हो। सो दैट वाज अबाउट एल्डोस्टेरोन हाइपर और हाइपो। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो है इन डिटेल देखा अबाउट द कॉर्टिकल हार्मोन्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल सी अबाउट द मिडोलरी हार्मोन्स। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।